उर्दू अफ़साना अहद हाज़िर में जिल्द दोम मरतब राबिया रुबा अफ़साना निगार हाशिम नदीम ख़ान MBBS बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा CSS एजाज़ात तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी तसानीफ़ खुदा और मोहब्बत नावल बचपन का दिसंबर नावल एक और मोहब्बत सही नावल अब्दुल्ला नावल हिस्सा अव्वल अब्दुल्ला नावल हिस्सा दोम सलेब-ए-इश्क अफ़साने और नज़्में अफ़साना सलेब-ए-इश्क। इसकी उम्र अभी सिर्फ 16 बरस थी। आम हालात में इसकी उम्र के लड़के कॉलेज की इब्तदाई ज़िंदगी की रंगीनियों में खोने की तैयारियों में मशगूल होते हैं, लेकिन वह तो ज़िंदगी के लफ्ज़ से ही नाआशना था। सिर्फ सांस लेना ही तो वो जीना नहीं होता, उसे बीत जिए जाने की कितनी सदियाँ बीत चुकी थीं। तो सिर्फ सांस लेता हुआ एक जिस्म था और आज हाई कमांड की तरफ से उसे ख़ुद अपने हाथों से उस चलती सांस की डोर को भी तोड़ देने का हुक्मनामा आ चुका था। उसे अपनी सांस का अपने इस बोसीदा जिस्म से नाता कब और कहाँ तोड़ना था, यह सिर्फ यही तय होना बाकी रह गया था। शाम तेज़ी से ढल रही थी और इसके बड़ों को जल्दबाजी ये जाहिर करी थी कि मामला बस अब चंद घंटों का ही रह गया है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा से इसे यूँ नाराज़ तो ना थी। वो भी कभी ज़िंदा था। उसकी कटी पटी यादाश्त में अभी भी तक अपनी माँ का वो फरिश्तों जैसा पुरनूर स्कार्फ में लपटा हुआ चेहरा किसी कुंदे की तरह लपक जाता था, जिसकी मेहरबान गोद में छुपकर वो इसके दीगर वो बहन भाई ज़माने पर क्या सर्दो गर्म से बेगाने हो जाया करते थे। वो सबसे बड़ा भाई होने के नाते बाकी दोनों से कुछ ज़्यादा ही माँ पर खर्च जताता था। बाकायदा अपनी माँ से लिपट कर दूसरे छोटे बहन भाइयों का ललकारता था, देखो मम्मी मुझसे तुम दोनों से ज़्यादा प्यार करती हैं। फिर जब छोटी बहन और भाई मुँह बसुरते तो माँ हंसकर सभी को अपने साथ लिपटा लेती थी। ज़िंदगी हमेशा से इतनी तारीक और बेरंग तो कभी ना थी। उससे तो बचपन से खाकों में रंग भरने का जुनून था। स्कूल में और घर में वापसी के बाद हमेशा हम वक्त रंगों के हजूम में ही घिरा रहता। इसकी माँ जाने कहाँ से उसके पसंद के रंग जमा करती और फिर माँ बेटा मिलकर सारे घर में रंगोली उड़ाते फिरते। कभी इसकी ड्राइंग रूम की कॉपी पर, कभी इसकी खुसूसी तौर पर बनवाए गए छोटे छोटे कैनवस और कभी इसके कमरे की दीवारों पर। उसकी माँ ने कभी उसे रंगों से खेलने से मना ही ना किया था, शायद इसलिए भी कि खुद इसकी माँ की ज़िंदगी की किस्मत के सारे रंग बहुत जल्द ही निचोड़ दिए थे। बहुत साल पहले जब इसका छोटा भाई इसकी माँ की गोद में ही था कि एक दिन अचानक इसकी नाजुक समातों के में इसके बाप के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजी। इसके माँ बेबसी से बाप के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। फिर अपना छोटा सा सूटकेस उठाए इन तीनों को लिए वो दूसरे शहर चली आई थी। इसकी माँ के सारे गहने तो रफ्ता रफ्ता बिक ही चुके थे, लेकिन ऐसे वक्त में तालीम का वो अनमोल जेवर इसकी माँ के काम आया, जो जितना खर्च होता गया इतना ही बढ़ता गया। जिस दिन इसने 7 साल में ख़त्म रखा था, इस दिन इसकी माँ को PhD की आला सनद से नवाजा गया था। इसकी माँ सर पर स्कार्फ ओढ़े पाकीज़गी की मूरत बनी घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकलती। इन तीनों बहन भाइयों के स्कूल के गेट छोड़ जाती। दोपहर को ये छुट्टी के वक्त दोबारा इन तीनों को लेने के लिए तपती धूप में हाथ का छाता बनाए बाहर खड़ी मिलती। और इससे अच्छी तरह याद था कि तीनों ही माँ को देखते किस तरह चीखते चिल्लाते और शोर मचाते अपनी मुस्कुराती हुई माँ की जाने भागा के उस तक पहुँचते। तब इन 3 मासूमों को इस बात का एहसास ही कहाँ था कि माएँ कितनी साझेदार होती हैं और अपने मखसूस से वजूद में कितना ज़्यादा प्यार और घना साया समेटे हुए होती हैं। घर आने के बाद माँ इनको खाना खिलाने और नहलाने धुलाने के बाद काम में मसरूफ़ हो जाती। अक्सर रातों को जब आँख खुलती तो वो अपनी माँ को इसकी नीली डायरी में कुछ लिखते हुए पाता। उसे याद था कि एक रात जब इसकी माँ ने इन तीनों की कोई कहानी नहीं सुनाई थी और डायरी पर कुछ नोट करने में मसरूफ़ रही थी, तो अगले दिन इसके ने चिढ़कर माँ की वो डायरी कहीं छुपा दी थी। फिर इसे ढूंढ कर जब इसकी माँ बिल्कुल ही हल्कान होकर घर के कोने में बैठ कर रोने लगी, तो इसने जल्दी से अपनी बिल्ली के लिए बनाए गए घर के पिछवाड़े से वो डायरी निकालकर अपनी माँ के हाथ में थमा दी थी। तब इसकी माँ ने इसे बताया था कि वो इस डायरी पर अपनी तहकीक के बारे में मुख्तसर नोट्स और फार्मूले उतारती है। अगली मरतबा इसे वो मोटी मोटी किताबें दोबारा ना पढ़नी पड़े। इस दिन रात की रेजी के बाद इसने सारा मवाद कशीद किया था। तब इसने एक सरसरी नज़र डायरी के औराक पर डाली थी, लेकिन इसके पल्ले खाक भी नहीं पड़ा था, क्योंकि इसकी उम्र छोटी थी। बस चंद दायरे और चंद लकीरें थीं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई मालूम होती थी।
लेकिन इसने जल्दी से अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर पक्का वादा किया था कि आइंदा कभी वो अपनी माँ को इस तरह कभी तंग नहीं करेगा, सताएगा। जल्दी से इसके लिए अपनी नन्ही मुन्नी उंगलियों से माँ पर बहते आंसू पोंछे डाले थे। तब माँ और बेटा दोनों ही हंस दिए थे और पूरी कायनात मुस्कुरा दी थी। लेकिन तकदीर को सब कुछ सदा मुस्कुराता कहाँ भाता है। अगले ही साल जब वो सिर्फ 8 साल का था तो अपने माँ और बहन भाई के साथ अपनी सालगिरह का खिलौना लेने के लिए एक टैक्सी में सवार अपने छोटे घर से अभी निकला ही था कि रास्ते में चंद करख्त चेहरेदार लोगों ने हाथ देकर इनकी टैक्सी को रुकवा लिया। तब सामने खड़ी बड़ी गाड़ी में से गोरे रंग की एक लोमड़ी नुमा औरत निकली और इसने बड़ी बदतमीजी से इसकी माँ को टैक्सी में खींचकर बाहर उतार दिया। तीनों बच्चे सहम कर एक दूसरे से लिपट गए। इनकी माँ ने कुछ वजाहत करने की कोशिश की तो गोरी लोमड़ी ने वहीं से सब बड़ी सड़क में इसकी माँ के चेहरे पर चाटों की बौछार कर दी। तीनों बच्चे डर कर रोने लगे। इन्होंने को समझ में नहीं आया था अपनी बहन और छोटे बहन भाई को कैसे चुप कराए, क्योंकि वो खुद इसकी आंखों में से खौफ और दर्द के मारे आंसू बहने टपक रहे थे। कोई इसकी माँ को थप्पड़ मार रहा था और इसके पास आती जाती सारी गुलाम रूहें सिर्फ तमाशा देख रही थी। इसने जल्दी से माँ की जाने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन साथ ही खड़े हुए एक मोटे भैंसे ने नुमा शख्स ने ज़ोर से झड़क कर इसे अपनी जगह पर खड़ा रहने का हुक्म दिया। वो सहम कर ठटक गया। इसके नन्हे बहन भाई जल्दी से अब इसके पीछे छुप गए। इस बच्चे की माँ के गालों पर चाटे पड़ रहे हों, उसका दर्द वही बच्चा महसूस कर सकता है। इसने ज़िंदगी में इसके बाद बहुत मार सही थी, ताकि इसके हाथों और पैरों तक ना को सिगरेट से जलने के ज़रिए जला के दाग किया गया। लेकिन माँ अपनी गालों पर पड़ने वाले इन थप्पड़ों को कि काटे, इनकी जलन और इनका बेरहम रूह निचोड़ने वाला आज तक नहीं भूला था। फिर इस गोरी लोमड़ी के आसपास खड़े इस गुलाम हाफिज़ों ने झपट कर इसकी माँ को एक दूसरी गाड़ी में उठा पटका और इसे इसकी बहन और भाई समेत एक दूसरी गाड़ी में डाल दिया और दोनों गाड़ियाँ मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हो गईं। वो रात भी इतनी ही काली और भयानक थी जब इसे बताया गया कि उसकी माँ एक दहशतगर्द है। भला कोई माँ भी दहशतगर्द हो सकती है? और फिर इसका मासूम जहन इस वक्त लफ्ज़ से आशना था। बस पैर पटक पटक कर सारी रात रोता रहा। कोई इससे इसकी माँ और बहन भाइयों के पास छोड़ा जिन्हें देखते हुए पूरी 24 घंटे गुजर गए थे। इसकी बहन भाइयों को रास्ते में ही से जुदा कर दिया गया था। अब वो अकेला ही इस अंधेरी कोठरी में, छोटे से लोहे की कोठरी में बंद था, सुकड़ा सुमटा बैठा हुआ था। अब इसके नन्हे गालों पर बहते हुए आंसू रफ्ता रफ्ता जमने लगे थे। आज इसकी माँ के मेहरबान हाथ अपने इसके फटे गालों से ये नमकीन जहर पोंछने के लिए गालों पर मौजूद न थे। फिर माँ की आफिया हंसती रफ्ता रफ्ता इसकी यादों से महबूब होती गई। जिन हफ्तों में हफ्ते महीनों में बदलते गए, उसे जो लोग यहाँ लेकर आए थे वही इसे अपनी माँ की तरफ इतनी खबर मिलती रहती कि अब इसकी माँ बाकायदा एक कैदी है। इसका नाम सिर्फ एक कैदी नंबर 650 रह गया है। लोग इसे बताते रहते हैं कि इसकी माँ का नाम बैन-अ-क़वामी दहशतगर्दी की फहरिस्त में दाखिल हो गया है और दुनिया के अमन को बचाने वाले ठेकेदारों ने इसकी हिफाजत माप को मर्दों के खाने में ही बंद रखा है, जिसके मुहर्रम नाखून एक झलक भी आज किसी नामहरम को न देखी थी। आज से मखलूत गुसल खाने वाले एक जिंदान में सैकड़ों भेड़िए दिन रात आते आते अपनी भूखी नज़रों से देखते हैं। दोपहर में बैठा हुआ सोचता रहता था इसकी भोली सी मासूम माँ, जो घर में किसी छुपकली की मौजूदगी सुनकर ही सरासमा हो जाती थी। वो भला इन दरिंदों का वैसे कैसे बर्दाश्त करती होगी जब इन्होंने इसकी माँ का नरम मुलायम हाथों और पैरों के रेशे से इसकी ममता भरे आँखों में लगा की होंगे, तो वो दर्द की इंतहा से कितनी बार बेहोश हुई होगी। जब इसके मुक़द्दस बदन पर जलते हुए अंगारे रखे होंगे तो वो किस कर्ब से गुजरी होगी। जब इसके नूर भरे माथे पर शदीद खोलते हुए पानी की धार उंडेली गई होगी तो वो किस कदर चिल्लाई होगी। जब इसकी कोठरी में रात को अचानक इसके सोते वक्त जहरे बिच्छू और छोटे से पोले छोड़े गए होंगे तो वो सारी रात कैसे रिश्ती कांपती एक टांग पर कोठरी के कोने में सुड़कड़ी सिमटी खड़ी रही होगी या पूरी रात गुजारी होगी। किस तरह पूरी रात गुजारी होगी इसके सारे तरीक़े इसलिए भी पता थे क्योंकि वो जहाँ कैद था इस खाने में आस-पास इन दरिंदों को रोज़ाना ये सारे हरबे करते मासूम लोगों पर आजमाते हुए देखता रहता, जो न जाने कहाँ से उठकर इन खानों में लाए गए थे। इनकी मासूम आंखें रोज़ नाजुक और एहसास जो अभी तक ठीक तरह से खुले भी नहीं थे, अपने सामने इतना तमाशा होते देखते रफ्ता रफ्ता इसके अंदर का मासूम बच्चा मरता गया या वो एक मशीन में बदल गया, एक ऐसी मशीन जो सब कुछ देखती है, सुनती है, कुछ महसूस नहीं कर सकती। फिर एक दिन से खबर मिली इसकी माँ के दर्द के आखिरी हद भी गुजर गई। वो अपनी होश और आवाज़ से बेगानी हो गई, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए शायद वो एक पागल औरत के रूप में भी इतनी ख़तरनाक थी। इन्होंने शहजाद करने के बजाय मुझसे मज़ीद अंधेरे वाली सर्दी से ठटरे हुए
के बिलनुमा पंजरों में कैद करके रख दिया, जिसकी तंग राहदारियों में दिन के वक्त भी रात रहती थी और रात भी डरी सहमी रहती थी, और जिनकी सुकड़ती सिमटी रोशनियों से एक अकेला इंसान भी बिना दीवारों से रखाए खाना खाए नहीं गुजरता सकता था। लेकिन इसे बात समझ नहीं आई कि माँ तो सबकी साझी होती है, वो इसके नज़दीक चाहे कुछ भी कहे सही, लेकिन उसकी माँ तो थी। कोई भी किसी की माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? दुनिया का कोई भी कानून माँ बेटे के रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता। इसके मासूम बचपन को क्यों रोना गया? क्यों एक बच्चे को इसकी माँ से जुदा कर दिया गया? अगर इसकी माँ को इसकी नाकर्दगियों की सजा ही देना मकसूद था, फिर इसे और इसकी माँ के दूसरे बच्चों को इनके माँ के साथ ही क्यों नहीं कैद किया गया? गोरी लोमड़ी और इसके आँखों के नज़दीक इसकी माँ मुजरिम थी, तो इसकी सज़ा इन्होंने इस माँ के 3 बच्चों को क्यों दी? क्या दुनिया की कोई भी अदालत बचपन का सिर्फ एक लम्हा भी वापस कर लौटा सकती है? और क्या आखिरत में इससे ज़्यादती का कोई बदल मुमकिन है? फिर अचानक एक दिन उसने कैद खाने पर किसी गुरु ने हल्ला बोल दिया, गोलियों की बौछार, किसी नकाबपोश का हाथ थामा और वो लोग इसे निकाल कर ले गए। लेकिन इससे सारा हंगामा सिर्फ आँखों की तब्दीली का मदद साबित हुआ। तब पता चला ये लोग इसकी माँ के दुश्मनों के दुश्मन हैं। इसकी माँ पर इन्हीं लोगों की मामलत का इल्ज़ाम था। अब ये नए आखा दिन रात इसकी बात कैसे हाजिर रह सकते हैं? इनकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले किसी की रियायत के मुस्तक़िल नहीं हो सकते। लिहाजा अब इससे इंतकाम लेकर ही कमल कर लेनी चाहिए। इसकी ज़िंदगी मज़हब की दी हुई एक मुक़द्दस अमानत है और जिसम भी आर्जी तौर पर मुख्तार किया गया। इसकी ब्रेन वॉशिंग दिन रात जारी रहती है और वो लोग जो कि ज़राए से इसकी माँ के साथ होने वाले सलूक की दास्तानें सुनाते रहते। कभी कभी तो इससे यूँ लगता है जैसे इसकी माँ के दुश्मन और ये नाम नहाद नए आखा एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। भला इसकी मासूम भूली माँ का ऐसे इंतहा पर क्या ताल्लुक़ हो सकता था? ऐसे तो गम रोज़गार कभी इतनी मसरूफियत भी नहीं दी थी कि वो फुर्सत में अपने बच्चों को लोरी सुना दे। इससे यूँ लगता है जैसे इसके आसपास के सभी रूहें खुद अपने सौदा तय कर चुकी हैं और अपने जिस्मों को खैर ये सभी ग़ुलाम हैं, रूहें जिन्हें अपने ऊपर बैठे इसका हाथ भी पता नहीं। जवान सबको डोर हिलाता रहता है। वो अपने ख्यालात के गम था कि अचानक इसके आने कैद खाने का दरवाज़ा खुला। इसके नए आँखों ने से खुशखबरी दी कि आखिरकार इसके गुनाहों भरे जिस्म ने रफ्तार टूटने की सुहानी घड़ी आ गई। इसकी खुशनसीबी है कि इसे अपने माँ के दुश्मनों में से एक अहम टोले पर अपने आप से उम्मीद ख़त्म करने के लिए एक सुनहरी मौका दिया जा रहा है। इसे एक इंजेक्शन लगाया गया जिससे कि हवा से बिल्कुल जुदा हो गया। वो सिर्फ एक सुनने और अमल करने वाली मशीन में तब्दील हो गया। इंजेक्शन लगाने के बाद इसे बताया गया कि यह अमल ज़रूरी है कि आखिरत पर इसके कदम डगमगाया न जाए। इसे बताया गया सिर्फ इसके हजूम की जानिब बढ़ना है जहाँ इसका रहबर उसे इशारा करेगा। फिर मुनासिब वक्त पर रिमोट का बटन दबाने का फरीदा खुद इसका रहबर अंजाम देगा। जब इसका नया खास उसके सिराते मुस्तकीम पर चलने के बाद होने वाली नामहदूद नेमतों का जिक्र कर रहा था, वो सा जहन लिए बैठा सोच रहा था कि शायद इसके बिछड़े हुए बहन भाई भी कहीं इसी तरह इसके आँखों के झुरमुड़े में बैठे अपने सीने पर बेल्ट बंधारे होंगे। उसे ठीक उस वक्त पर इलाके पर पहुँचा देगा जहाँ वो तकरीब होनी थी। इसके रहबर ने दूर से इशारा करके उसको जूम का ठिकाना बताया। आप अपने आप से एक ख़ास फैसला रख के उसे रवाना किया। हजूम की तरफ बढ़ते हुए वो भी यही सोचता। ऐसी बड़ी तकरीबात में इसकी माँ की लियाकत और इल्म को सराहा जाता था। आज स्टेज पर भी औरत तो किसी की माँ थी ही होगी, बल्कि चंद लम्हे तो इसे बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखाई दी। इसके रहबर दूर से इशारा किया। इसने आंखें बंद कर लीं। इसके मुंह से आखिरी अल्फाज निकला, माँ। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और न जाने कितनी माँओं के जिस्म रेजा रेजा हुए। अगले दिन अखबार की सुर्खी थी, 7 साल की गुमशुदगी और कैद के बाद मशहूर PhD आलिमा एक खुदकुश धमाके में शहीद। शुनियत में आया है कि वो अपनी ही इस पहली कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम राजों से पर्दा उठाने वाली थी, जबकि हुकूमत ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ का अदा किया कि दहशतगर्दों को आनी हाथों से निपटा जाएगा।